आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक ऐसा केस जो उन केसों में शुमार है जिनकी वजह से भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। डेफिनेटली लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इस केस को मैंने स्टडी किया, मुझे क्या है ना इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिला, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो मुझे मुझे क्या है ना, जब तक चीजें समझ में नहीं आती ना, मैं उसकी बैकग्राउंड वर्तमान सारी चीजें जब तक मुझे पूरी कड़ी एक जुड़ती नहीं है ना, तब तक मुझे मजा नहीं आता पढ़ने। तो मैंने इस केस को पढ़ा। एक बुक है मैग्रा, तो एक बुक है, ये हमने अमेजोन से परचेज की थी, इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। ठीक है, तो ये बुक हमने अमेजोन से परचेज की थी। इसमें मैंने इस केस को स्टडी किया। अलेक्स हेनरी जॉर्ज की बुक है ये। इसमें क्या है, पहला केस दिया गया है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये वाला। बट इसमें बहुत कंसाइज दिया गया है, वहां से हमें बस केस केवल समझ में आएगा, उसके पीछे की वजह क्या थी, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमने बहुत इधर उधर से स्टडी किया। उसके बाद सारा मैटर इकट्ठा किया। वो पूरा मैटर जो मैंने इकट्ठा किया है वो सारा हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को इधर उधर से टुकड़ों में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरी तरह आप लोगों को सारी जानकारी एक ही जगह से मेरे इस पूरे लेक्चर से मिल जाएगी। तो यार इस केस को समझने पहले सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसकी बैकग्राउंड समझने की। इसकी बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली मैटर क्या है। ये जो पूरा मामला है, ये मामला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंडर में दिया गया है। तो ओरिजिनली जब हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया, जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, उस समय हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 19 था, उसमें हमें 7 अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में उसमें 6 अधिकार है। उनमें से एक अधिकार जो आर्टिकल 19 क्लॉज एफ था, उसको 1978 में 1978 में भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। उसको फंडामेंटल राइट्स से हटा के उसको एक लीगल राइट्स कन्वर्ट कर दिया गया। लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको। अब उसको हम फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में काउंट नहीं कर सकते। पहले हम उसको क्लेम कर सकते थे, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हम पहले क्या कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते थे कि नहीं ये हमारी संपत्ति है, इसका मेरा राइट है, तो उसको कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता है, उसका कोई कब्जा नहीं कर सकता है, उसको तुम्हारे अलावा कोई बेच नहीं सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में हम जाके क्लेम कर सकते थे। तो सरकार जो थी उस टाइम पे 1974 में, तो उसको ये दिक्कत हुई जब मान लो कहीं पे कोई हाईवे बनाना है या कहीं पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी है, तो वहाँ पे किसी की जो ज़मीन है, अब कोई नहीं चाहता कि भाई मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, और वहाँ से हाईवे निकलना है। अब एक आदमी की वजह से, उस ज़मीन की वजह से उसको पूरा हाईवे को टर्न करना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों में जो देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसमें ये जो राइट था ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो सरकार को लगा कि अगर ये हम फंडामेंटल राइट्स बना के रखेंगे तो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस होगी। तो उन्होंने क्या किया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया है, कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इस फंडामेंटल राइट्स को लीगल राइट्स में बना दिया गया है। तो अभी ये जो संपत्ति का अधिकार है वो लीगल राइट्स बन गया है, हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में। सबसे पहला जो अधिकार था 91 अल्फा, वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मामला पूरा इसी का है। पूरा ये जो केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये इसी जो आर्टिकल के आसपास है, मतलब पूरा मैटर इसी मामले का है। ठीक है, तो है क्या, रोमेश थापर थे कौन? रोमेश थापर एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, प्रिंटर थे। तो वो क्या है, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड से करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में। उसके बारे में हम पहले डिटेल में पूरा जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली मैटर क्या था। मैटर ये था, रोमेश थापर जो पत्रकार थे, वो एक क्रॉस रोड करके एक जर्नल थी, क्रॉस रोड्स करके वो जर्नल, वीकली जर्नल थी, इंग्लिश में छपती थी बॉम्बे में। वो उसके प्रिंटर, एडिटर, संपादक जो कुछ भी मान लो सब कुछ वही थे। तो हुआ क्या, ये जो थे ये सीपीआई जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई-एम, मार्क्सवाद, मतलब जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या है ना, मार्क्सवाद से प्रेरित है। मार्क्सवाद मतलब वही कार्ल मार्क्स जो है ना, उनकी विचारधारा से प्रेरित है। तो इस पार्टी का मानना है कि जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है और जो सारी चीजें हैं उन पे अमीर लोगों को कब्जा है, और जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितनी भी दौलत है, सबसे ज्यादा अमीरों ने, जो 5% अमीर हैं, उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। बाद बाकी जो लोग, जनता है देश की, वो सब गरीब है, और उनके हिस्से का जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इनका मतलब है, मतलब इक्वालिटी वाला, कि जो जो भी दौलत है, जो भी मतलब प्रॉपर्टी है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उन पे सभी का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों को पूरा मतलब बड़े लोगों ने खरीद लिया और गरीब जो वंचित हैं वो वंचित के वंचित ही रहे। तो भाई ये आप देखो, आज़ादी जो हुई है, आज़ादी, फ्रीडम जो हुई है, हमारे देश की स्वतंत्रता हुई है, उसमें मतलब सब लोगों ने भागीदारी की है। तो सब लोगों को स्वतंत्रता का लाभ भी मिलना चाहिए।
अब जैसे जमींदारी प्रथा चल रही थी तो उस टाइम किसानों पे बहुत ज़्यादा लगान वसूला जाता था और कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आज़ादी की लड़ाई में तो किसान भी शामिल थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी अगर जमींदारी लागू रहती है तो उनके लिए क्या आज़ादी। महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं के लिए भी कई सारे शोषण होते थे, उन पे भी कई सारी दिक्कतें थी। तो वो भी चाहती थी कि आज़ादी के बाद हमारी भी जिंदगी जो पहले चल रही थी वो आगे जाके बदलेगी आज़ादी के बाद। तो इसी टाइप सबका अपना अपना सपना था, आज़ादी से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी लोगों ने। बट हुआ क्या, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि आज़ादी सही मायने में हमें मिली नहीं। उनका ये मानना था कि हम आज़ाद हुए ही नहीं है, हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ ही नहीं है। हुआ क्या है, उनके हिसाब से जो उन्होंने लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है, उनके हिसाब से ये था कि दिस इज जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ पावर। उन्होंने ये बोला है कि ये जस्ट पावर का हस्तांतरण हुआ है और हम लोगों को जो शोषण था, जो गरीब और वंचित लोग हैं उनका जो शोषण था वो अभी भी जैसा पहले होता था वैसा अभी भी हो रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना हो गया, पहले अंग्रेज लोग करते थे, गोरी चमड़ी वाले पहले शोषण करते थे, अभी क्या है, अभी डार्क स्किन वाले करने लगे, मतलब जो इंडिया की स्किन है उसकी टोन वाले मतलब अब हमारा शोषण करने लगे। सब कुछ उनके लिए वैसे ही चल रहा है, बस हस्तांतरण हुआ है किसका, पावर का, और जो शोषण करने वाले हैं उनका ये मानना था। तो ये मामला पूरा हुआ कहाँ से, ये क्या दिक्कत थी भाई, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो मामला ये है कि देश आजाद होने के बाद देश में बनी कांग्रेस की सरकार और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। तो जितने भी स्टेट्स थे उस टाइम मैक्सिमम स्टेट्स में कांग्रेस की ही सरकार थी। मद्रास में क्या था, मद्रास में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सीपीआई के जो एक्टिविस्ट थे, सीपीआई के जो लीडर्स थे और कार्यकर्ता थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे वहां पे। तो वो लोग क्या है, कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसका वो हमेशा विरोध करते रहते थे। तो वहां पे हुआ क्या, हुआ ये, वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे सरकार के अगेंस्ट में। और ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहे थे, ये मतलब वहां के जो लीडर थे सीपीआई एम के जो लीडर थे, वहां पे एक्टिविस्ट थे, वो बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो सरकार मद्रास में कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने क्या किया, वहां पे एक सलेम सेंट्रल जेल है वहां पे उनको बंद कर दिया गया। तो उस टाइम क्या है ना, कांग्रेस के जो लीडर थे मद्रास में, पीएस कुमारस्वामी राजा, वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे। पीएस कुमारस्वामी राजा जो थे उन्होंने 6 अप्रैल 1949 मतलब 6 अप्रैल 1949 को उन्होंने सीएम ऑफिस ग्रहण किया था, मतलब चीफ मिनिस्टर बने थे वो। ठीक है, तो उनका वहां शासन चल रहा था। और ये जो क्रॉस रोड जनरल थी, इसके जो रोमेश थापर संपादक थे, एडिटर थे, इनकी पत्रिका में कांग्रेस के अगेंस्ट में आर्टिकल छपते रहते थे। अब यार सेंटर में कांग्रेस सरकार, राज्य में कांग्रेस सरकार, केवल मतलब भाई डबल इंजन वाली सरकार। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया, सीपीआई के कार्यकर्ताओं को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन सब चीजों में शामिल थे जो वहां पे मद्रास में, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। वहां की मद्रास में सलेम सेंट्रल जेल करके उसमें इनके कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनके साथ मामलों में जो गिरफ्तारियां होती हैं उनके साथ एक अलग टाइप का बर्ताव किया जाता है, मतलब नॉर्मल। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता कि उन्होंने बहुत चोरी डकैती करी है या फिर किसी का रेप कर दिया, इस टाइप का बर्ताव नहीं किया जाता। उनको नॉर्मल मतलब कैद करके रख लिया जाता है। बट सीपीआईएम के जो एक्टिविस्ट थे, जो लेखक थे, रोमेश थापर भी उस विचारधारा से थे, इनके लेखों में भी यही मिल रहा था कि उनके साथ नॉर्मल व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जेल के अंदर जैसे उन्होंने किसी का रेप कर दिया हो, जैसे उन्होंने चोरी डकैती कर दी हो, इस टाइप का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। तो लगभग 100 कार्यकर्ताओं को उन्होंने सेंट्रल जेल जो सलेम में स्थित है वहां पर उनको बंद कर दिया और उनको टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन दिक्कत शुरू कहां से हुई, दिक्कत शुरू हुई 11 फरवरी 1950 से। 11 फरवरी 1950 को सवेरे सवेरे क्या हुआ, वो सेंट्रल जो जेल थी सलेम में, वहां पे जो मेन गेट था उसका, जेल का, उसको बंद कर दिया गया। सेंट्रल जेल का जो स्टाफ था उसके द्वारा जेल का मेन गेट बंद कर दिया गया और खिड़कियों से ओपन फायर किया गया, मतलब फायरिंग कर दी गई वहां पे जो जेल में बंद थे। पार्टी के एक्टिविस्ट थे, पार्टी के नेता थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वहां पे जेल में बंद थे, लगभग 100 लोग बंद थे और उनमें से मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स थे। वो लोग शामिल थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना अहम योगदान दिया। तो उन लोगों के ऊपर खिड़कियों के रास्ते ओपन फायर कर दी गई, जिसमें 22 फ्रीडम फाइटर्स मारे गए। तो 22 फ्रीडम फाइटर्स जब मारे गए तो इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइट किया गया। मीडिया का काम तो वैसे भी होता है, मतलब कोई भी घटना होती तो उसको जनता तक पहुंचाना। तो ये क्रॉस रोड जनरल था, इसने इसी मुद्दे पे एक आर्टिकल निकाला। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई सारे आर्टिकल ऐसे निकाले थे जो एंटी गवर्नमेंट थे, एंटी कांग्रेस थे। तो जब ये मुद्दा हुआ तो इसके बाद उन्होंने और ज्यादा मतलब इस चीज को क्रिटिसाइज किया और सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना की। तो सरकार को ये लगा यार इनकी ये पत्रिका जो है काफी फेमस थी उस टाइम,
बॉम्बे में छपती थी, इंग्लिश पत्रिका थी, वीकली पत्रिका थी, साप्ताहिक, मतलब एक सप्ताह में एक बार। तो कांग्रेस को ये लगा यार ये जो रोमेश थापर पत्रकार है, इनकी ये जो पत्रिका है इससे हमारी छवि खराब हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इनकी पत्रिका पे बैन लगा दिया। तो वही बैन लगाने के बाद ये रोमेश थापर उस चीज़ के बैन को अगेंस्ट बोले कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती है, उस पर बैन लगाया गया है मद्रास सरकार द्वारा। इसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर करी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया, इनके फेवर में दिया और इनकी जीत हुई, सरकार की हार हुई। लेकिन सरकारें कभी हार मानती नहीं है, उन्होंने अपना अलग हथकंडा अपनाते हैं। उन्होंने क्या किया, भाई सरकार में है, पावर में है, सब कुछ तो उन्हीं का था, कांग्रेस का ही था सरकार में, तो उन्होंने अपना संविधान संशोधन करवा दिया। मानते हैं तो सबसे पहले हमारा मैटर ये रहेगा, मान लो कि यार ये रोमेश थापर थे कौन। तो जो हमने बेसिक आपको बताया उससे आपको एक पता चल ही गया होगा कि रोमेश थापर थे कौन। ये एक पत्रकार थे, पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, एडिटर थे, प्रिंटर थे, तो इतना सारा काम इन्होंने किया था। तो हुआ क्या, इनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आज़ाद भारत से पहले इनका जन्म हुआ था 1922 में। तब देश हमारा आज़ाद हुआ नहीं था, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ एक ही था। तो इनका जन्म 1922 में लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान। इनका जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था, खत्री कास्ट की, ठीक है। और इनकी बहन का नाम था रोमिला थापर। रोमिला थापर ये क्या है, एक हिस्टोरियन थी, ठीक है। रोमिला थापर हिस्टोरियन थी। और इनके भाई का नाम, मतलब पेरेंटल अंकल का नाम था प्राणनाथ थापर। प्राणनाथ थापर कौन थे, पेरेंटल अंकल थे। पेरेंटल अंकल मतलब पापा के भाई। तो इनके पापा के जो भाई थे उनका नाम था प्राणनाथ थापर। प्राणनाथ थापर का नाम लेना यहाँ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो भारतीय सेना के चौथे चीफ थे, थल सेना अध्यक्ष थे भारतीय सेना के। 1962 में जो इंडो चाइना 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, उस टाइम पे ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे, प्राणनाथ थापर, ठीक है। तो इनके ये पेरेंटल अंकल थे रोमेश थापर, ठीक है। ये जो रोमेश थापर थे, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेहरू जी से भी था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी इनकी दूर की रिश्तेदारी थी। अब रिश्तेदारी क्या थी, ये जो प्राणनाथ थापर थे ना, प्राणनाथ थापर की पत्नी का नाम था बिमला थापर, ठीक है। प्राणनाथ थापर की पत्नी का नाम बिमला थापर था। बिमला थापर के जो भाई थे, भाई की पत्नी वो थी नयनतारा सहगल, वो एक लेखक थी। नयनतारा सहगल जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भतीजी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भतीजी रोमेश थापर के चाचा की पत्नी के भाई की पत्नी थी। मतलब लंबा रिलेशन है, मतलब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जस्ट लाइक जैसे बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसका उसके साथ क्या संबंध, बाद में घूम फिर के पता चलता है कि ये तो माँ बेटे का संबंध है। तो वैसे ही इनका था, हालांकि इनका इतना क्लोज नहीं था, इनका थोड़ा दूर का था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोमेश थापर की मामी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भतीजी थी, तो मामी लगती थी इनकी। उनका नाम था लेखक नयनतारा सहगल। नमस्कार दोस्तों, तो यार कंटिन्यू करते हैं रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस को, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में जो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं, जिन भी अनुच्छेद की उसमें चर्चा की गई, उनके बारे में हमारे पास थोड़ा बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले तो उसका टाइटल जो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो स्टेट ऑफ मद्रास, तो इसमें स्टेट शब्द आया हुआ है। स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो ये जो केस था ये रोमेश थापर वर्सेस राज था। राज कौन था, मद्रास। तो राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या है। वैसे तो कई सारी परिभाषा हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस प्रकार से लिखी गई है, राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, वो जानना हमें ज़्यादा जरूरी है। तो राज्य की परिभाषा क्या है, भारतीय संविधान में स्टेट को किस तरह से परिभाषित किया गया है, वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो स्टेट है उसका मतलब ये है कि जो भी भारत की संसद और भारत की केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, वो सारी राज्य के रूप में परिभाषित की गई हैं। सेम राज्यों में भी यही लागू होता है। राज्यों मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी राज्य की सरकार और राज्य की सरकार के अधीन काम करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, वो राज्य के रूप में परिभाषित की गई हैं। उसके अलावा क्या है, ऑल अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल अदर लोकल अथॉरिटी मतलब और भी कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मान लो टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, ONGC है और सेल है और NTPC है। ये सारी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इन सबको राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा और क्या आता है, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है,
जिला सुधार बोर्ड है, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये भी राज्य के रूप में करवा सकती हैं। तो यार क्या है ना, आजकल वैसे भी हमारे देश में निजीकरण का दौर चल रहा है, ठीक है। तो निजीकरण का दौर चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सुनने को मिल रहा है रेलवे का भी निजीकरण हो ही रहा है। हो क्या रहा है, जैसे IRCTC रेलें चला रहा है, तो IRCTC क्या है, IRCTC भी एक निजी संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड है वो, ठीक है। तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। तो अब जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, बिजली जो प्रोवाइड की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे एक संस्था है MPEB, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो पूरे MP को बिजली प्रोवाइड कराता है। बट वो क्या है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेमी गवर्नमेंट मतलब आधी सरकारी आधी प्राइवेट। तो वो भी क्या है, वो राज्य के अंडर में ही आएगी। जैसे अगर किसी मान लो कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है बिजली की वजह से, तो अगर वो केस करेगा तो वो इंडिविजुअल बनाम स्टेट केस होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये राज्य की परिभाषा है, समझ में तो आई क्या होगा उम्मीद है। कहने का मतलब ये जो केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये इंडिविजुअल बनाम स्टेट है, मतलब एक तरफ रोमेश थापर है, दूसरी तरफ राज्य है। और ये मामला कहाँ चल रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 12 आप लोगों ने समझ लिया, जिसमें स्टेट की परिभाषा दी, जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार स्टेट किसे बोल सकते हैं, स्टेट क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैटर क्या था, मैटर यही था यार, CPI के जो नेता थे, लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर्स थे जो लोग, वो लोग वहाँ की सलेम जेल में वहाँ पे जमा कर दिए गए, पकड़ के मतलब भर दिए गए। लगभग 100 लोगों को अरेस्ट किया गया वहाँ पे। अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद उन पे ओपन फायर किया गया, जिसमें 22 कार्यकर्ता, CPI के एक्टिविस्ट और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मौत हो गई इसमें। तो मौत हो गई, इसकी आलोचना की गई। रोमेश थापर की जो पत्रिका थी, क्रॉसरोड जनरल थी जो, उसमें इसकी आलोचना की गई, और पहले भी कई बार सरकार की आलोचना की गई। तो सरकार को ऐसा लगा कि ये मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी छवि खराब कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के सेक्शन 9(1) अल्फा को बेस बनाते हुए उनकी पत्रिका पर बैन लगा दिया। सेक्शन 9(1) अल्फा ऑफ मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट ये कहता है कि अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, सांप्रदायिक दंगे भड़कने की संभावना होती है, ऐसी किसी भी कार्रवाई या ऐसी किसी भी एक्टिविटी को वो बैन कर सकते हैं राज्य। फिर चाहे किसी का अखबार हो, चाहे किसी की पत्रिका हो, चाहे कोई भाषण दे रहा हो, अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से स्टेट का माहौल खराब होता है तो वो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये सेक्शन 9(1) अल्फा मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट में लिखा हुआ है। मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट क्या है, एक्चुअली क्या है, जब भी कोई राज्य कोई कानून बनाता है या देश कोई कानून बनाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भारतीय संविधान के साथ संगत होती हैं, मतलब उसके पैरेलल होती हैं। भारतीय संविधान से असंगत कोई भी कानून नहीं हो सकता है। सारे कानून जो भी हैं वो सब भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। तो ये जो मद्रास सरकार का मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, ये किस बेस पे बनाया गया है, ये बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेस में बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 100 को बेस बनाते हुए मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 बनाया गया था। देश जब आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में पहला संशोधन इस केस की वजह से हुआ। कितने दिनों में, हार्डली 5 से 6 महीने में संशोधन हो गया। और 1 मार्च 1950 को मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 को बेस बनाते हुए रोमेश थापर की क्रॉसरोड जनरल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब संविधान संशोधन की एक नींव तैयार हो गई वहाँ से। 1 मार्च 1950 को प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद ये केस हुआ। केस होने के बाद 1951 में संविधान में संशोधन हो गया। तो रोमेश थापर जी पहुंच गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, उनमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, उसका हमारा हनन हो रहा है। कैसे, बोले हमारी जो क्रॉसरोड जनरल है उसको मद्रास सरकार ने बैन कर दिया है। किस बेस पे किया है, इस बेस पे किया है उन्होंने, मद्रास सरकार ने इस बेस पे बैन कर दिया है। मद्रास मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 जो है उसको बेस बनाते हुए उन्होंने हमारी क्रॉसरोड जनरल को बैन कर दिया है, और वो ये बोल रहे हैं कि आपकी इस पत्रिका से हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है। तो जब बात अनुच्छेद 32 की है तो अनुच्छेद 32 के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है, इन्हें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 का अधिकार है उसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंडर में ही आता है, भारतीय संविधान भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 ये कहता है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है किसी नियम या कानून के द्वारा, तो वो उसके अगेंस्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये बोल सकता है कि ये जो नियम या कानून है इसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और हमें जस्टिफिकेशन चाहिए, हमें न्याय चाहिए,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ बंदे का मामला उचित है तो वो उस पर सुनवाई करेगा और अपना जो भी न्याय होगा वो जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। और उसका अगर कोई नियम ऐसा बन गया है गलती से सरकार द्वारा या केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसके फंडामेंटल राइट्स हनन होते हैं या किसी संस्था के द्वारा हनन किया जा रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करेगा और वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 32 है इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो पावर है सेम पावर अनुच्छेद 226 में भी है। अनुच्छेद 226 भी इंडिविजुअल को ये अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा उच्च न्यायालय जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकता है। जैसे यूपी का बंदा है तो वो यूपी हाई कोर्ट प्रयागराज जा सकता है। तो वो जो अधिकार है वो अनुच्छेद 226 में है। तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप राज्य में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे राज्य में नहीं जाना है, मुझे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसे ये रोमेश थापर वाला अपना केस है, इसमें क्या है, जब रोमेश थापर मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, तो मद्रास राज्य जो था, स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या वहाँ पे आर्गूमेंट दिया अपना, उन्होंने ये बोला कि रोमेश थापर को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था या पहले और लोअर कोर्ट्स जो रहते हैं वहाँ जाना चाहिए था। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था उनको। ये जो उनका तर्क था, स्टेट ऑफ मद्रास का ये जो तर्क था, ये पूरी तरह से इलॉजिकल था, मतलब गैर तार्किक था। आर्टिकल 32 रोमेश थापर को ये अधिकार देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, तो वो गए। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि तुम पहले लोअर कोर्ट्स में जाते, उसके बाद हाई कोर्ट जाते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते। ये तो इंडिविजुअल की मर्जी है, वो कहीं भी जाए। अगर उसको अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा, और वही किया उन्होंने। अब चूंकि मामला फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकारों का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 जजों की बेंच गठित करी। तो इस मैटर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजों की बेंच गठित की थी, उसमें कौन कौन से जजेस शामिल थे। सबसे पहले नंबर तो हीरालाल जेकानिया जो उस टाइम CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। M पतंजलि शास्त्री शामिल थे, मेहरचंद महाजन शामिल थे, फजल अली सैयद, BK मुखर्जी, सुधीर रंजन दास। ये 6 जजेस जो थे ये शामिल थे उस पीठ में। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया, इन 6 जजों का जब डिसीजन आया, तो 5-1 के बहुमत से रोमेश थापर के फेवर में निर्णय आया। 5-1 के बहुमत का मतलब है कि 5 जजेस जो थे वो रोमेश थापर के फेवर में थे। उनका कहना यह था कि यस, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध लगाया गया है मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत, वो गलत है। और जो एक जज थे अपोजिशन में, उनका नाम था फजल अली सैयद, वो कांग्रेस सरकार के साथ थे। और उनका ये कहना था राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को इस तरह के कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो उनका कहना ये था कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया ये पूर्ण रूप से सही है, इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। हुआ क्या, हुआ ये कि 1951 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जेकानिया, उनकी हो गई डेथ। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन फिर भी M पतंजलि शास्त्री जो थे वो उस टाइम सबसे सीनियर थे, तो उनको चीफ जस्टिस बनना था। क्योंकि नेहरू जी को वो कम पसंद थे, तो नेहरू जी ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया। नेहरू जी नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से M पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और जो जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति में सरकार किसी भी प्रकार का दखल दे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस थे उन्होंने सरकार को ये बताया कि अगर आप इंटरफियर करेंगे चीफ जस्टिस की नियुक्ति में तो सारे जजेस मिलकर आपको अपना इस्तीफा समर्पित कर देंगे। जब इस तरह की धमकी मिली जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू बैकफुट पे आ गए और उन्होंने अपना इंटरफियर जो करना था वो उसको बंद किया। उसके बाद क्या हुआ, M पतंजलि शास्त्री की नियुक्ति हुई चीफ जस्टिस के रूप में, और 1954 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फजल अली सैयद जो थे 1951 में रिटायर हो गए वो, और उसके जस्टिस फजल अली सैयद जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये फेवरेट थे। इनका रिटायरमेंट हुआ सितंबर 1951 में। सितंबर 1951 में ये रिटायर हुए, और 1 महीने के बाद ही अक्टूबर 1951 में इनकी पुनः नियुक्ति की गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में इनको फिर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी गई। उसके बाद ये 1952 में फिर से रिटायर हुए वहाँ से, और उनके रिटायर होने के कुछ ही महीने बाद इनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया, और ये वहाँ पे 1954 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी से। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष भी जस्टिस फजल अली सैयद ही थे, और इन्हीं के आयोग फजल अली सैयद आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया।
6 जजों की बेंच गठित करी और इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि मद्रास सरकार ने जो क्रॉस रोड जनरल पे प्रतिबंध लगाया है वो गलत तरीके से लगाया हुआ है। ये फंडामेंटल राइट्स है, रोमेश थापर का विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाएगा। तुरंत प्रभाव से उनकी जो क्रॉस रोड जनरल थी उससे मद्रास सरकार ने बैन हटाया। तो रोमेश थापर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की 6 जज की बेंच ने 5-1 से फैसला सुनाया और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए मद्रास मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट को खारिज कर दिया गया। तो आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हमें आर्टिकल 13 के बारे में समझ लेना चाहिए, मतलब अनुच्छेद 13 होता क्या है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो हमें मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में, उनके लिए ये संरक्षण प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट्स वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड और इलीगली नॉट बाइंडिंग। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नियम या कानून जो बनाया गया है भारतीय संसद के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, उनका अल्पीकरण करता है या उनका हनन करता है। समझ गए बात को? कोई भी नियम या कानून जो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, उनका अल्पीकरण करता है, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि उसको खारिज कर दिया जाएगा, मतलब इनइफेक्टिव कर दिया जाएगा, अप्रभावी कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और क्या है इसमें? और ये है कि ऐसा कोई भी नियम जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है। मतलब न्यायिक समीक्षा के योग्य का मतलब क्या है? न्यायिक समीक्षा के योग्य का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस चीज़ को लेके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा के योग्य है ये सारी चीज़ें। जो भी नियम या कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उनका हनन करते हैं, वो सारे न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, क्या क्या शामिल है? इसमें ये शामिल है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम या कानून बनाया गया है वो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम या कानून बनाया गया है और वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो भी खारिज कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये कई जगहों पे ऐसी कई सारी कुरीतियाँ चलती रहती, कुप्रथाएं चलती रहती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हैं। तो ऐसी अगर कोई कुप्रथा चल रही है, समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो भी न्यायिक समीक्षा के योग्य है और आप उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो कुरीति चल रही है इसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके मामले में सुनवाई करेगा और उस पर जो भी उचित फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ठीक है। ये है आर्टिकल 13। तो मोटे शब्दों में अगर हम अनुच्छेद 13 को समझें तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हो या मौलिक अधिकारों को छीनती हो। ऐसी अगर कोई भी विधि राज्य ने बनाई तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। केंद्र सरकार को लगा कि यार ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इस चीज़ को बेस बनाते हुए उन्होंने आर्टिकल 19 जो है उसमें संशोधन किया और उसमें कुछ अलग से प्रावधान जोड़े गए। पहले क्या था, अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि भारत की संप्रभुता और एकता पर किसी प्रकार का खतरा आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर वाला, पब्लिक ऑर्डर वाला, ऐसा कुछ पहले नहीं लिखा हुआ था। लिखा था क्या कि अगर भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होती है किसी व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच से तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या क्या क्लास जोड़े गए? क्लास थे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और लोगों किसी को हत्या के लिए उकसाना। इस तरह का अगर कुछ भी एक्टिविटी आप करते हैं तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो हमें कौन कौन से अधिकार देता है, वो ये है। देखो, आर्टिकल 19 का क्लास 1 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब कहीं भी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई धरना दे सकते हैं, ये सारे अधिकार फ्रीडम ऑफ असेंबली में है। ठीक है। तीसरा अधिकार कौन सा है? फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। हाँ, दूसरा क्या है, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है इसमें क्या है, हमें इकट्ठा होने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, लेकिन अनआर्म्ड, मतलब आपको हथियार, लाठी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं और आप हथियार ले जा रहे हैं, अपने साथ में लाठी ले जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है।
तीसरा क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, कोई संघ बना रहे हैं, कोई संस्था बना रहे हैं, कोई ट्रस्ट बना रहे हैं, तो ये अधिकार आपको ये 19 क्लास 3 जो है वो देता है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रीडम टू मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है, ये है 19(4) में, ठीक। चौथा जो अधिकार है आर्टिकल अनुच्छेद के तहत, आप भारत में कहीं भी, पूरे भारत की धरती पे कहीं भी मतलब आप विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं तो सरकार खर्चा देगी, नहीं, अपने खर्चे पे कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, भारत में। तीसरा क्या है, फ्रीडम टू रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, आप पूरे भारत में कहीं भी मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। इसमें क्या है, ये पहले जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 35A है उसके तहत ये नियम वहाँ पे लागू नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, आर्टिकल 370 एंड 35A दोनों खत्म कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे अभी आप वहाँ भी प्लॉट खरीद सकते हैं और वहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर मन है जैसे ठंड में रहने का तो वहाँ जाओ, आराम से प्लॉट खरीद लो, घर बनाओ, वहीं रहो, आराम से चिल मारो। फ्रीडम टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप पूरे भारत में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास योग्यता है तो। ऐसा नहीं कि अगर कहीं क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो BA पास हूँ, मैं तो ये जॉब करूँगा ही करूँगा, उसके लिए इसमें पूरा दिया गया है, डिटेल में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। मतलब आपके पास उस योग्यता, मतलब आपके पास उस रोजगार को करने के लिए जो योग्यता मिनिमम डिसाइड की गई है वो आपके पास होनी चाहिए। आपको कंपटीशन एग्जाम अगर कुछ होता है तो वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको रोजगार करने का अवसर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी अपनी मनमानी चलाओ, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसका क्लॉज 1 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें यह दिया गया है कि आप अपने या किसी और के विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, मतलब अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपकी कॉल कोई जैसे चुपके से अगर चाहे रिकॉर्ड करना या कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाना तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आपकी वो प्राइवेसी वाला मैटर हो जाता है। धरना देने का अधिकार भी इसी में आता है, ठीक है। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में, हड़ताल करने का अधिकार जो है वो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में नहीं आता है। आप अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट जैसे कि आप मान लो टीवी पे किसी अपनी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, उसका एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो टीवी पे या नेट पे कहीं भी, तो वो भी आपका एक राइट है। आप अपना अपनी प्रोडक्ट्स का, अपनी पार्टी का, अपनी अपनी विचारधारा का, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, सरकार की किसी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो उसका। कोई लीडर जा रहा है, नेता जा रहा है, उसको काले झंडे दिखा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ही दिया गया है। कई बार देखा होगा ना आपने, कोई नेता जा रहा है, कोई लोग उसको काले झंडे दिखा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो आपको काले झंडे दिखा सकते। 11 जून का मामला है केरल का। केरल के मुख्यमंत्री साहब थे पिनरई विजयन, वो वहाँ पे थे, कहीं विजिट पे जा रहे होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए। CM साहब का दौरा है, काले झंडे दिखाए गए, तो पुलिस महकमा एक्टिवेट हो गया। उनको लगा कि भाई CM साहब को खुश करना है, तो उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को काले झंडे दिखाने के आरोप में पकड़ के जेल में बंद कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जब मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा तो केरल हाईकोर्ट ने सरकार से और राज्य पुलिस प्रमुख जो थे वो, और जिस थाने में गिरफ्तारी हुई है वहाँ के जो SHO साहब थे, उन लोगों को जवाब तलब किया। केरल के हाईकोर्ट ने बोला भाई किस जुर्म में इन लोगों को तुमने हिरासत में लिया है, कि क्या मतलब इन्होंने क्या गलती की, क्या गुनाह किया। तो कहने मतलब ये है कि काले झंडे दिखाना भी हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये एक विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत ही आता है। यदि कोई आदमी सरकार के किसी काम से मान लो खुश नहीं है, तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई हिंसा थोड़ी ना कर रहा है, झंडे ही तो दिखा रहा है यार। हाँ, अगर वो स्याही फेंके या किसी के ऊपर अंडा फेंके या किसी के ऊपर जूता चप्पल फेंके तो गलत है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। लेकिन काले झंडे दिखाने से कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं है, इसके तहत आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अब जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले हम अपना जो फोन लेते थे, किसी से भी बात कर रहे हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग लगा दी, उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाली कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सामने वाले को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उसकी कॉल रिकॉर्ड की जाए। अभी क्या हुआ है, अभी एक नया नियम आ गया है, ट्राई ने एक नया नियम जारी किया है कि आप किसी की कॉल उसकी बिना मर्जी के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अभी आप जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं, कोई भी फ़ोन खरीदोगे तो उसमें जब भी आप किसी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे तो उसमें एक फ़ोन पहले से ही सामने वाले को बता देगा योर कॉल इज़ नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये क्या है, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये प्राइवेसी की स्वतंत्रता है। तो ये रही ओवरऑल इस केस के बारे में जानकारी। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ वो इस केस के बेस पे हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो संशोधन किया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो संशोधन किया गया,
वो इसी केस के बेस पे किया गया है। थोड़ा रोमेश थापर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रोमेश थापर ये हैं, ये इनकी पत्नी है, राज मल्होत्रा इनका नाम था पत्नी का। इनके साथ इनकी शादी हुई, इनके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था वाल्मीकि और इनकी लड़की थी, उनका नाम था मालिका। ठीक है। रोमेश थापर ने 2 फिल्मों में भी काम किया हुआ है भारतीय सिनेमा की। पहली मूवी थी फुटपाथ, 1953 में रिलीज हुई थी, और दूसरी मूवी थी 1963 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था दी हाउस होल्डर। 2 फिल्मों में उन्होंने बतौर एक्टर काम किया है। और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ इनका क्रॉस रोड जनरल को लेके, उसके बाद इन्होंने 1 सितंबर 1959 को एक अपनी नई मैगजीन शुरू की। मंथली मैगजीन थी सेमिनार। 11,000 रुपीज़ के अमाउंट से इन्होंने उसको शुरू किया मैगजीन को, और वो मैगजीन आज भी छप रही है। इनकी रोमेश थापर की जो बेटी है मालविका जी, और उनके हस्बैंड है तेजवीर सिंह। मालविका जी और तेजवीर सिंह मिलके इनकी जो इन्होंने सेमिनार नाम की जो मैगजीन शुरू की थी, मंथली मैगजीन, वो आज भी पब्लिश हो रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक मल्होत्रा बिल्डिंग है, मल्होत्रा बिल्डिंग कनॉट प्लेस में है, वहाँ से आज भी पब्लिश हो रही है। 2009 में जो इनकी सेमिनार मैगजीन थी, उसकी 50th एनिवर्सरी थी। उस एनिवर्सरी को इनकी जो लड़की है मालविका सिंह, उन्होंने सेलिब्रेट किया दिल्ली में। 1964 से लेकर 1967 तक ये इंदिरा गांधी की सरकार में काफ़ी एक्टिव रहे और उनके काफ़ी करीबी रहे। नेशनल बुक्स डेवलपमेंट बोर्ड के ये डायरेक्टर भी रहे हैं इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार में। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन रहे हैं ये इंदिरा गांधी की सरकार में। और जब 1975 में इमरजेंसी लगने से पहले तक ये काफ़ी क्लोज थे इंदिरा गांधी के। उसके बाद 1975 में कुछ ऐसे हालात बने कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। उसके बाद इनकी दूरियां हो गई इंदिरा गांधी जी से। 1987 में इनकी जो पत्नी थी राज मल्होत्रा, उनका निधन हो गया, कैंसर से उनकी मौत हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद इनका भी निधन हो गया, इनकी भी डेथ हो गई। तो लैंडमार्क जजमेंट है, जब भी उस संविधान संशोधन की बात आएगी, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, किसकी वजह से हुआ, तब तक उनको याद किया जाएगा। यूपीएससी उनके बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये। आई होप आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रासा वाला जो केस है, उसको मैंने मतलब कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। कई जगहों से मैंने अलग अलग सोर्सेस से डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको स्टडी किया, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों को। हालांकि उतने अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने हो सकता है रिप्रेजेंट ना कर पाया हूँ, बट आई विल ट्राई। नेक्स्ट टाइम कोशिश करते रहेंगे, जितना भी हो सकेगा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे भी। और इस तरह के और भी केसेस हमारे पास हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने वो केसेस भी हम लाएंगे। जितना भी हो सकेगा स्टडी से रिलेटेड वीडियोस भी हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। बाद में मनोरंजन का जो पिटारा है, दैट विल ऑल्सो रिमेन कंटिन्यू इन द सेम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।